राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपके मध्य फिर से उपस्थित हूं। जी हाँ, आज हम बेहद खास टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वर्तनी शुद्धि से संबंधित। वर्तनी, इसे हिज्जे और अक्षरी भी कहा गया है। लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। और जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, भाषा में जब हम लेखन का प्रयोग करते हैं, तो वर्तनी की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और देखा जाता है कि अधिकांश अध्यापक विद्यार्थी लिखने में अशुद्धियाँ करते हैं। लेखन देखा जाए तो बहुत बड़े स्तर पर हम विद्यार्थियों की ही, छोटे विद्यार्थी, हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों की ही बात नहीं कर रहे। हम लेखन में देखें तो अध्यापक भी अशुद्ध लिखते हैं। तो हम जिस स्तर पर हैं, चाहे निम्न स्तर पर हैं, चाहे उच्च स्तर पर हैं, किसी भी स्तर के विद्यार्थी हैं, किसी भी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, आपकी परीक्षा में वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। ठीक है, तो हमने संकलन किया है बेहद खास और बहुत अच्छा संकलन है, जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य आता है। उस संकलन पर हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण शब्दों की हम आपको वर्तनी बताएंगे। और वर्तनी इस तरह का कलेक्शन है कि हो सकता है कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आए वो इसी संकलन से आ जाए। ठीक है, तो सभी परीक्षार्थी जो हिंदी व्याकरण पढ़ना चाह रहे हैं या हिंदी भाषा से संबंधित विद्यार्थी हैं, व्याकरण से संबंधित विद्यार्थी हैं, जहाँ वर्तनी शुद्धि का पाठ्यक्रम लगा हुआ है, वो इस वीडियो को अवश्य देखें। अवश्य लाभ मिलेगा, ऐसा विश्वास है हमें, आपको पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे वर्तनी शुद्धि को। लेकिन हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। कल हमारी क्लास थी, काय पर आधारित थी। कल हमने शब्दकोश देखने का तरीका, तो थोड़ी सी बात करे ले रहे हैं, कल के क्लास से संबंधित है। शब्दकोश देखने के तरीके पर हम चर्चा कर रहे थे कल। तो इसके अंतर्गत शब्दकोश देखने का तरीका, इस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप सब लोगों को ये बहुत पसंद आया और तरीका भी पसंद आया, आप सब ने सीखा भी। ठीक है, शब्दकोश देखने का तरीका सीख लिया। कुछ विद्यार्थियों को कुछ कम समझ में आया, क्योंकि पहली बार उन लोगों ने पढ़ा। जब हम कोई टॉपिक पहली बार पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा कठिन भी लगता है और थोड़ा उसे समझने में समस्या भी आती है। लेकिन हमें विश्वास ये है कि यदि आप वीडियो को एक बार, 2 या 3 बार देख लेंगे, एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार देखो, फिर भी समझ नहीं आया तो तीसरी बार देखो, तो मुझे लगता है 2-3 बार में आपको समझ में पक्के से आ जाएगा। अधिकांश को समझ में आ गया है। लेकिन कल हमने आपको 2 प्रश्न भी दिए थे। एक तो ये, हम इस पे बात करना चाहते हैं कि कल हमने जो आपको वर्णमाला लिखाई थी, शब्दकोश देखने का तरीका जहाँ बताया था, वहाँ पर जो हमने लिखा था वो इस तरह से लिख दिया था। अंतस्थ व्यंजन जो हमने लिखे थे इस तरह से लिख दिए थे। ठीक है, तो ये अंतस्थ व्यंजन थोड़ा लिखते समय हमारा ध्यान हो सकता है इस हय वरट लण, हय वरट और लण, ये जो सूत्र हैं काय पर, ये जो सूत्र हैं काय के, ये माहेश्वर सूत्र, तो इसमें य, व, र और ल अंतस्थ व्यंजनों का ये क्रम है। तो यही क्रम लिख गया था धोखे से, मान लीजिए, या हमारा ध्यान इधर चला गया होगा संस्कृत की तरफ। ठीक है, तो इसके स्थान पर जो हिंदी का क्रम है वो हमने कल आपको बताया था। हिंदी के क्रम में आप किस प्रकार से लिखेंगे ये हमने आपको कल बताया था कि हिंदी में जो शब्दकोश देखते हैं आप, उसमें देखेंगे य, र, ल और व। ठीक, ये क्रम हिंदी का है। ठीक, हिंदी में शब्दकोश में। ठीक है, और ये क्रम है माहेश्वर सूत्रों का। ठीक है, ये वाला संस्कृत में।
तो माहेश्वर सूत्र हैं, उस हिसाब से ये संस्कृत में स्वर इस तरह से दिए हैं य व र ल। तो इस ढंग से हमने लिख दिया था माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, लेकिन वहाँ ऐसा ही लिखा जाना चाहिए क्योंकि हम हिंदी का शब्दकोश देख रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वहाँ नहीं, उस य व र ल को हम य र ल व समझें। यह क्या समझेंगे? य व र ल क्या समझेंगे हम? य ठीक है, य र ल व क्या समझेंगे हम? य र ल व। आवाज साफ आ रही है? य र ल व। देख सही रहा है? मच्छर, ये आजकल मच्छर भी ऐसे हो गए हैं, ये भागते बहुत हैं और मर नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो ये बहुत सारे मच्छर हैं, बार बार लेके जाते हैं। ठीक है, परेशान कर रहे हैं। हिट भी लगा रखी है और आपका मॉर्टिन भी है, लेकिन फिर भी मर नहीं रहे हैं, जहरीले। चलिए, तो ये शब्दकोश देखने का तरीका, एक बात तो ये थी जो हमें चर्चा करनी चाहिए थी। ठीक है, तो हिंदी में तो य र ल व इस तरह से शब्दकोश में दिया हुआ है। ठीक है, इस शब्दकोश में भी दिया हुआ है, जो शब्दकोश हमने कल आपको बताया था उसमें यही क्रम दिया है य र ल व का, य र ल व का। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आपने एक प्रश्न किया था कि ओ कहाँ आएगा, ओ। दूसरी बात, ये अंग्रेजी वाला ओ, तो देखो ये शिशु स्वर है। कौन सा स्वर है? शिशु स्वर। ठीक, शिशु स्वर क्यों है? ये शिशु स्वर इसलिए है क्योंकि बाकी स्वर हमारी हिंदी में कैसे आए? संस्कृत से। और संस्कृत, वैदिक संस्कृत जो थी, जो लगभग 2,500 और 3,000 ईसा पूर्व प्रचलित हुई थी, तो 3,000 वर्ष उधर हो गए, 2,000 वर्ष से अधिक इधर हो गए। 2023 चल रहा है, तो 3 और 2 5, लगभग 4-5 हज़ार साल पहले की है ये। 4-5 हज़ार साल पहले की है। 4,000 लिख लो, या लगभग 4,500 या 5,000 साल पहले की है क्या? संस्कृत। तो बाकी स्वर जो हैं वो हमारे हिंदी में आए हैं 3,000, 4,000, 2,000 साल पहले। और अंग्रेज अभी आए 1600 ईस्वी के आसपास, या उसके बाद में जब अंग्रेजी भाषा का प्रचलन हुआ है। तो अंग्रेजी भाषा का प्रचलन हुआ है तो ये अंग्रेजी का स्वर है, अंग्रेजी से हिंदी में आया है, इसलिए आगत कहते हैं। ठीक है, और इसकी ये विशेषता है कि ये अंग्रेजी के शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। ये ओ काय के शब्दों में? अंग्रेजी के। ये हिंदी के शब्दों में प्रयुक्त नहीं होता। तो जब हिंदी के शब्दों में प्रयुक्त नहीं होता, जैसे डॉक्टर, जैसे ऑफिस, ठीक, जब हिंदी के शब्दों में, जैसे कॉलेज, ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, कॉलेज, ये ओ लगेगा सब पे। तो जब ये अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है तो ये हिंदी शब्दकोश में आएगा क्यों? तो ठीक है, जो हिंदी शब्दकोश है डॉक्टर हरदेव बाहरी का, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, न इससे बना कोई शब्द उसमें है, कोई भी शब्द नहीं है। हमने खूब ढूंढ लिया, और जो जहाँ डॉक्टर इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, वहाँ पर इस तरह से सादा डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर। ठीक, हिंदी में। और ऑफिस की जगह या कॉलेज की जगह कॉलेज लिखा हुआ है। ठीक है, ये है। तो एक तो ये ओ वाली बात हो गई। कल हमने प्रश्न भी दिए थे आपको, कल हमने प्रश्न दिए थे। कितने प्रश्न दिए थे आपको याद होंगे? चलिए, कितने प्रश्न दिए थे? 2 प्रश्न दिए थे। आइए उन पे बात करते हैं। बात करना इसलिए ज़रूरी है कि उनका उत्तर भी बताएं, और जिन लोगों को समझ में कम आए वो इसे दोनों से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए, एक था, आगे पीछे क्रम हो सकता है, लेकिन एक था सौरभ, ठीक है, सारणी, इनको हमने क्रम से लगवाया था। सौरभ, सारणी, सुविज्ञ, स्थावर, सुविज्य, ये था। ठीक, स्थावर और स्वप्न, ये हम इसलिए, वैसे तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के ये गलत हैं,
तो जब गलत है तो फिर उन्हें फिर से थोड़ा सा समझ लो, और हमने प्रश्न दिए तो हम इनका उत्तर भी आपको बता दें। हो सकता है आपको लग रहा हो हमारा सही हो और निकले गलत। तो चलो हम इनकी क्या करते हैं, वर्ड विच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले तो वर्ड विच्छेद करना सीख लो। कोई भी वर्ड है तो उसका विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे सौरभ है, ठीक है, सारणी है, ठीक, दूसरा सुविज्य है, सुविज्य है, ठीक, तीसरा है स्थावर, स्थावर है, और चौथा है स्वप्न, पांचवा, ठीक है। अब इनका हम वर्ड विच्छेद करेंगे। वर्ड विच्छेद करना अच्छे से समझ लीजिए, बस आपका ये शब्दकोश वाला प्रश्न फिर गलत नहीं होगा। वर्ड विच्छेद करना समझ लो। देखो अब सौरभ है, इसका वर्ड विच्छेद करेंगे तो पहले स व्यंजन है, उस पर औ की मात्रा है, सौ का मतलब स धन औ, ठीक। उसके बाद क्या है र, तो ये र हो गया स्वर रहित। फिर र में क्या आ जाएगा, अ की मात्रा है, अ को हमने अलग कर दिया। प्रत्येक वर्ड अलग करते हैं इसमें। ये है भ, और भ के बाद है अ, ये हुआ सौरभ, ठीक है। सौरभ का वर्ड विच्छेद इस तरह से होगा, स में औ, र में अ, और भ में अ की मात्रा है। अब ऐसे ही सारणी, स, ठीक, और उसके बाद आ है, ये आ, ठीक, चंद्र बिंदु है सा पर। उसके बाद है ड़, और इसमें है अ, ड़, ये अ इसमें आएगा, ठीक, साण। और उसके बाद है नी, न हलंत युक्त, और न के बाद ई, मतलब न और ई मिलकर नी, अ और ये मिलकर ड़, और आ और स मिलकर साण, साणनी। अलग अलग करेंगे तो ऐसे होगा, मतलब समझ रहे होंगे आप। ये मात्रा इस पे आ जाएंगी तो ये बन जाएगा। ऐसे ही सुविज्य, ठीक है, स स्वर रहित कर देंगे इसे। मात्रा काय की है, ओ की है, ओ लिख देंगे। फिर क्या है, वह है, वह स्वर रहित करेंगे तो मात्रा काय की है, एक ही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ए और वह मिलकर वे, उ और स मिलकर सो। ये ओ की मात्रा आएगी तो ये हलंत हट जाएगा, ओ की मात्रा आ जाएगी, हलंत हट जाएगा, ए की मात्रा आ जाएगा, ठीक है। ज्या, ज्या ये कहते हो, ज्या क्यों बोलते हैं, ज, य और अ, ये है इसका शुद्ध उच्चारण, ये वाला, ठीक है भाई। दीपक भाई कल पूछ रहे थे आप, तो ये ज्य है शुद्ध उच्चारण में। अब स्थावर में देख लीजिए, स, उसके ये हलंत युक्त कर देंगे, आधा है। उसके बाद है थ, और थ के बाद है आ, ठीक, आ के बाद है व, और व के बाद है अ, ठीक, ऐसे करेंगे। और उसके बाद र, और र के बाद फिर अ, ये स्थावर, ठीक। अब ऐसे ही स्वप्न में देखेंगे, स, ये स्वर रहित है तो आधा है। फिर क्या आएगा, वह को स्वर रहित करेंगे, और इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर अ और वह, ये। फिर उसके बाद प, ये स्वर रहित पहले से है। फिर उसके बाद न, स्वर रहित, और न के बाद अ। ये वर्ण विच्छेद करना सीख लो। ये सीख गए तो समझ लीजिए शब्दकोश बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक, बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल ओके है, टका टक, ठीक है। चलिए अब देखो हम पहले नंबर पे देखते हैं पहला वर्ड। कौन सा वर्ड देखते हैं, पहला वर्ड, ठीक है। तो पहला वर्ड जब हम देखेंगे तो ये देखो सब में स है, पहले वर्ड सब में क्या है, स। जब सब में स है तो हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि सबसे पहले क्या आएगा। तो पहले के बाद फिर हम देखते हैं दूसरा। पहले में सेम है, जब सेम है तो हम दूसरे को मैच करें। जब पहला सेम है तो कोई पता ही नहीं लग रहा कि पहले क्या आएगा। अब यहाँ देखो औ है, यहाँ आ है, यहाँ ओ है, यहाँ थ है, यहाँ उआ है। अब अपने आप देख लो, ठीक है, अपने आप देखो क्या आएगा। हमने बताया था चंद्र बिंदु, और इन मात्राओं में भी ये है जो ये आ की मात्रा है, ये औ की है, ये औ बाद में आता है, ये बाद में आते हैं सब। तो ये आएगा आ, अर्थात ये सबसे पहले आएगा। दूसरे नंबर पे हम चल रहे हैं तो ये आ वाला।
अर्थात सारणी नंबर 1 पे। ठीक, हम सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं। आ की वजह से सारणी नंबर 1 पे हो गया। अब जब सारणी हो गया, अब इसे छोड़ के बाकी देखो, यहाँ है औ, यहाँ है ओ, यहाँ है थ और यहाँ है व। अब औ पहले आता है कि ओ पहले आता है कि थ पहले आता है कि व पहले आता है? अब बता दीजिए क्या पहले आता है, बताइए क्या पहले आता है, क्या पहले आता है? मेरे हिसाब से अब आ के बाद ये औ बाद में आएगा, लेकिन ओ पहले आता है। तो ओ पहले आता है तो ये ओ वाला दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। तो सुविज्ञ, दो पर क्या आएगा? सुविज्ञ। अब इन दोनों को छोड़ो, अब देखो औ पहले आएगा या थ या व। तो स्वर पहले आते हैं तो ये औ वाला आ जाएगा तीसरे नंबर पे, सौरभ। ठीक, फिर उसके बाद थ और व, त थ द ध न य र ल, ये बाद में आता है, ये पहले आता है। तो ये आएगा चौथे नंबर पे थ वाला, स्थावर। और ये हुआ, ये बाद में आता है, लास्ट में वर्णमाला का क्रम देख रहे हैं हम बस, तो वो बाद में आएगा। तो ये हो गया 5। अर्थात इसका क्रम क्या होगा? इसका क्रम ये होगा सारणी, सारणी, सुविज्ञ, सुविज्य, ठीक, सौरभ, स्थावर और स्वप्न, ये इसका क्रम होगा। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, क्या होगा? पहले नंबर पे दिख रहा है आपको, सारणी आएगा, ठीक, सारणी। दूसरे नंबर पर सुविज्य आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या आएगा? स्थावर आएगा, स्थावर आएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है, स्थावर। और नहीं, ये तो चौथा वाला है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? सौरभ, सौरभ आएगा, ठीक। और सौरभ के बाद आएगा फिर चौथे पे स्थावर, और स्थावर के बाद आएगा स्वप्न, ठीक है। ये पांचों हो गए, 1 2 3 4 5, ये क्रम हो गया शब्दकोश का, ठीक। ये पहला प्रश्न था, हमारे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न और देख लो, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या था? हंस, ठीक है, हस्तक्षेप, यहाँ लिखे दे रहे हैं, आगे पीछे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमें तो क्रम से लगाना ही है, ठीक। हस्तक्षेप, हिंदी, हिंदी, ठीक, चाहे अनुस्वार लगा लें चाहे ऐसे लगा लें, हिंदी। हुजूर, ठीक है, अगला क्या है? हुजूर, ठीक। इसे अलग न समझें, अपने उसी पाठ्यक्रम का हिस्सा समझें, कल वाली क्लास का हिस्सा, ये इससे आपका पक्का हो जाएगा। और अधिकांश विद्यार्थियों का गलत हुआ, इसलिए हमने यहाँ बताना उचित समझा है, अगली क्लास में इसे, ठीक है, चर्चा करना उचित समझा, अन्यथा। अब देखो, हम जैसे यहाँ लिखे हैं उसी क्रम में हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, हस्तक्षेप, ठीक है, हिंदी, हुजूर, हुजूर, ठीक, हेली, हेली, और उसके बाद क्या है? हंस, हंस। अब इन्हें हम क्रम से लगाना है, तो पहले सबसे पहले हमने क्या कहा? इनकी करना है वर्ण विच्छेद करने हैं इनके, क्या करना है इनका? वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद में क्या करना पड़ेगा? हस्तक्षेप का करो, पहले ह आएगा हलंत युक्त, फिर अ, अर्थात अ और ह मिलकर ये ह होता है। फिर ये स्वर रहित स के बाद स्वर रहित त, और त के बाद अ, ठीक है, यहाँ दो व्यंजन है, स और त। उसके बाद श, श है तो क के बाद श, और श के बाद ए, शे, फिर प और अ। ये हुआ हस्तक्षेप का वर्ण विच्छेद। दूसरा हिंदी, तो हिंदी में ह आएगा, ह के बाद क्या आएगा? ए, ठीक, और ए पर क्या आ रहा है? अनुस्वार। फिर क्या आएगा? द, और द के बाद क्या आएगा? ई, दी, ठीक। इसके बाद अगला है हुजूर, ह,
अब पे काय की मात्रा आएगी ऊ की, हो ज, और ज पे ऊ, हुजू, फिर र, और र में अ। ये है वर्ण विच्छेद। ठीक, मात्राओं को अलग कर दो, व्यंजन को अलग कर दो, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। हेली ह, ह पर काय की मात्रा है ए, फिर क्या है ल, और ल पर काय की मात्रा है ई, ए डी। ठीक, हंस ह, और ह पर काय की मात्रा है अनुस्वार अंग, फिर क्या है स, और स पर काय की मात्रा है अ, हंस। अब देखो ये हो गया वर्ण विच्छेद, ये हो गया वर्ण विच्छेद। ठीक, अब इस वर्ण विच्छेद में हम ये देख लें कौन सा वर्ण पहले है, उसी हिसाब से हम बता देंगे। अब देखो इसमें पूरे में ह, पहले वर्ण पर ह है, तो यहाँ तक हमें नहीं पता कौन आगे कौन पीछे, ये सब बराबर है। ठीक है, ये है ह। अब पहला हो गया, अब दूसरे स्थान पर देखते हैं, तो यहाँ अ है, यहाँ ए पे अनुस्वार है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ अंग है। अब दूसरे से ही पूरा अभी लग जाएगा। देखो, तो सबसे पहले बताया था हमने अनुस्वार आता है पहले नंबर पे, तो अंग वाला पहले आएगा, अर्थात हंस, हंस सबसे पहले आएगा। ठीक, अब अंग के बाद अब ये चार बचे, इनमें चारों में देखो ए पहले आता है कि ओ पहले आता है वर्णमाला में, या ए पहले आता है या अ पहले आता है। ठीक है, अब बताओ क्या पहले आएगा, बताइए क्या पहले आएगा। ठीक, क्या पहले आएगा इनमें से, अब देखो, अब देखो इनमें क्या पहले आएगा, बहुत बढ़िया है। क्या पहले आएगा साहब, बता दीजिए। देखो, ये तो हो गया ए, ओ, ए और अ, तो इन सब में अ पहले आता है, ये पहले आता है, ये तो बाद में आएगा, भले ही अनुस्वार है लेकिन ये पहले थोड़ी आ जाएगा अ से। तो अ वाला कौन सा है, हस्तक्षेप, अर्थात 2 नंबर पर हस्तक्षेप आएगा। फिर अब ये 2 हो गए, अब तीसरा देखो, अब यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, तो ये पहले आएगा, अर्थात हिंदी वाला तीसरे नंबर पे हो गया। ठीक, और यहाँ ओ है, यहाँ ए है, तो ओ पहले आता है, ओ वाला चौथे नंबर पे हो गया, और ये ए है, ये हो गया अगले नंबर पर, 5वें नंबर पर। ठीक है, अर्थात इनका क्रम होगा, इन वर्णों का क्रम क्या होगा, हंस, हस्तक्षेप, उसके बाद हिंदी, उसके बाद हुजूर, और उसके बाद हेली। ये क्रम होगा काय के अनुसार, काय के अनुसार ये क्रम होगा, ये क्रम होगा वर्णमाला के, वो शब्दकोश के अनुसार। पहले सबसे पहले आएगा हंस, हंस के बाद आएगा, हंस के बाद क्या आएगा दूसरे नंबर पे, हस्तक्षेप, क्या आएगा, हस्तक्षेप। ठीक, और हस्तक्षेप के बाद तीसरे नंबर पे आएगा हिंदी। ठीक, और हिंदी के बाद चौथे नंबर पे आएगा हुजूर, चौथे नंबर पे क्या आएगा, हुजूर, और 5वें नंबर पे आएगा हेली, क्या आएगा, हेली। ठीक, तो ये क्रम रहेगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना समय लग गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये टॉपिक आपका पक्का हो गया होगा। अब चलते हैं वर्तनी पर। ठीक है, अब चलते हैं वर्तनी पर। चलिए भाई, वर्तनी पर चलते हैं, और वर्तनी में शुद्ध वर्तनी पर हम सीधे सीधे बात करते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी, नहीं तो बहुत हो गए। देखो, प्रश्न आता है, प्रश्न जो आते हैं हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्न जो आते हैं इम्पोर्टेंट, सबसे पहला हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। देखो, एक शब्द पूछा जाता है पूज्य, ठीक, पूजनीय, ठीक, या पूज्यनीय, इनमें से कौन सा शुद्ध है, तो आप कमेंट करते चलें और बताते चलें। लेखन में, प्रचलन में सबसे अधिक जो प्रचलित है वो है ये, लेकिन यही अशुद्ध है। ठीक है, जहाँ भी पूज्यनीय लिखा होता है वो अशुद्ध है, ये दोनों शुद्ध हैं। ठीक है, ये दोनों शुद्ध वर्तनी हैं। कौन कौन से, ये पूज्य और पूजनीय। आप अपने गुरु को पूज्य गुरुदेव, माता पिता को पूजनीय पिताश्री,
पूजनीय माताश्री, पूजनीय माताजी, पूजनीय पिताजी, ये शुद्ध वर्तनी है दोनों, ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, चलिए इस बात को आप सीधे रखेंगे। कवि का स्त्रीलिंग पूछा जाता है तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। ये सीधे सीधे शुद्ध वर्तनी हम आपको बता दे रहे हैं, ये शुद्ध वर्तनी है। इसके अलावा कोई भी वर्तनी आप लिखते हो तो वो अशुद्ध मानी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही तीसरा उज्ज्वल परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, उत्धन ज्वल। तो उज्ज्वल ध्यान रखें, उज्ज्वल में दो ज आते हैं आधे, आधा ज आधा ज, और अधिकांशतः उज्ज्वल ऐसा लिखा मिलता है, अधिकांशतः उज्ज्वल ऐसा लिखा मिलता है, ये होता है अशुद्ध। ठीक है, उज्ज्वल एक ज वाला कैसा होता है, अशुद्ध, ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक, तो उज्ज्वल हो गया। उज्ज्वल के बाद और जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, हम केवल परीक्षा वाले जो अति महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा से संबंधित हैं और समय भी आपका कम जाए, उन पे हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं। ठीक है, आशीर्वाद, आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है, आशीर्वाद। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है, ये जो हमने यहाँ पर लिख दिया ये शुद्ध है, और अधिकांशतः इस तरह से लिखते हैं। काय पर सबसे ज़्यादा ये ट्रक पर पीछे लिखा होता है या गाड़ियों पर पीछे लिखा मिलता है। आरसीवाद, यहाँ से र उड़ता है, र हमेशा जहाँ उच्चारित होता है उसके अगले वर्ड पर जाता है, तो ये आरसीवाद है, ये अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा शुद्ध है, आशीर्वाद। ठीक, ये शुद्ध वर्तनी है। 4 हो गए। चलो अब चलते हैं 5वीं पर। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, हम ज़्यादा पर चर्चा नहीं करेंगे, बस उन्हीं पर करेंगे। ठीक है, ये अनुग्रह बहुत पूछा जाता है। ठीक, और यदि आप अनुग्रह ऐसे लिखते हैं तो ये अशुद्ध है, ये हुआ अनुग्रह। ठीक है, ये कोई वर्तनी नहीं है, ये अशुद्ध है। ठीक, अगला है छठा अनुगृहीत। जब अनुगृहीत करेंगे तब ऋ की मात्रा आएगी। ठीक है, तो ये शुद्ध वर्तनी है, ये शुद्ध है। और अनुगृहीत यदि आपने ऐसे लिखा तो ये होता है अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, अनुग्रहीत ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, साफ दिख रहा है आपको, सही है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं। चलो अब देखो, एक ये है अहल्या। अहल्या किन की पत्नी थी, कमेंट बॉक्स में बताओ। ये होता है उच्चारण ही इसका बहुत, देखो वर्तनी हमेशा उच्चारण से बनती है, और हमेशा जब उच्चारण गलत होता है तो वर्तनी लेखन में भी अशुद्धि होती है। सबसे बड़ा कारण उच्चारण का होता है, और जब लोग अशुद्ध उच्चारित करते हैं तो फिर वो अशुद्ध लिखने लगते हैं। इसलिए उच्चारण की शुद्धता पहले है, लेखन की शुद्धता बाद में। तो उच्चारण अहल्या होना चाहिए, लेकिन उच्चारण ही इसका अशुद्ध हुआ है, अहिल्या। ठीक है, तो ये अहिल्या न होकर क्या होता है, अहल्या। ये अशुद्ध वर्तनी है, ये हुई शुद्ध वर्तनी। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है, सही का टिक हम लगाते चल रहे हैं। पीले रंग से लिखा है वो शुद्ध है, लाल से लिखा है वो अशुद्ध है। ठीक है, चलो अब ऐसे ही एक शब्द और आता है द्वारका। ठीक है, द्वारका, ये इसका शुद्ध उच्चारण द्वारका होना चाहिए, लेकिन ये अशुद्ध उच्चारण इसका प्रचलन में है, वो है द्वारिका। अशुद्ध उच्चारण क्या है इसका, द्वारिका। और ऐसा ही फिर लेखन में प्रचलित हो गया, तो ये द्वारिका नहीं है, द्वारकाधीश। द्वारिकाधीश नहीं, द्वारकाधीश। तो ये शुद्ध वर्तनी क्या होगी, द्वारका होगी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या होगी, द्वारका होगी, द्वारका। ठीक, अब और जो परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं, ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, जब भी पढ़ाते हैं जहाँ भी आता है, ये श्रृंगार। ठीक है, ये भी चलो यहाँ चर्चा कर ही ले रहे हैं, तो ये श्रृंगार है, और अशुद्ध वर्तनी के रूप में ये कैसे भी मिल सकता है। ठीक है, कोई भी रूप इसका प्रचलन में मिल सकता है, कई रूप प्रचलन में हैं, जो ज़्यादा प्रचलन में हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी इधर पीले रंग से लिखी हुई है, अशुद्ध वर्तनी इधर लिखी हुई है। अगला है, ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, निरोग। ये क्या है, निरोग, बहुत आता है परीक्षाओं में, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। और हमने एक प्रश्न
कम्युनिटी पोस्ट में किया था निरोग का। तो निरोग में कई लोगों ने कमेंट भी किया कि अरे सर गलत बता रहे हो आप। तो आप ध्यान रखेंगे निधन रोग, निधन रोग ये विसर्ग संधि है, और जब विसर्ग के बाद र आता है तो ये इनका परिवर्तन होकर निरोग होता है। ठीक है, संधि के नियम से, व्याकरण के नियम से निरोग शुद्ध वर्तनी है और निरोग, निरोग अशुद्ध वर्तनी है। निरोग कैसी वर्तनी है? अशुद्ध। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। कितनी वर्तनी हो गई? 10। चलो अब बात करते हैं 11वीं पर। ठीक है, 11वीं वर्तनी देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो एक तो ये है उपर्युक्त। ठीक, तो ये उपर्युक्त हमेशा बहुत पूछा गया है। उपर्युक्त इस तरह से लिखा जाना चाहिए। इसका दूसरा रूप जो उपरोक्त है ये प्रचलन में बहुत है, ये अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, या तद्भव माना जाता है, ये शुद्ध है। चलिए अगला हो गया उपर्युक्त के बाद अगला देखते हैं। ठीक, जो रचयिता, ये शुद्ध वर्तनी है। रचयिता किसी की भी, ठीक है, जैसे किसी रचना का रचयिता है। अब इनका अलग अलग रूप रचयिता या कोई दूसरी वर्तनी जो भी प्रचलन में आ जाए वो अशुद्ध है। आपको बस शुद्ध का ध्यान रखना है कि ये शुद्ध है। परीक्षा में आप शुद्ध ढूंढेंगे बस, अशुद्ध से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलो 23वीं देखते हैं हम। ये है प्रदर्शनी। क्या है? प्रदर्शनी। ये शुद्ध वर्तनी होती है और प्रदर्शिनी अशुद्ध में आएगी। ठीक है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी नहीं। ठीक है, तो ये अशुद्ध वर्तनी है, क्रॉस लगा हुआ है। ये शुद्ध वर्तनी है प्रदर्शनी। ठीक है, 13 के बाद 14वां देखते हैं। ठीक है, तो 14वां में अब है, ये बहुत पूछा गया है, दुर्वस्था। क्या? दुर्वस्था। ठीक, शुद्ध वर्तनी क्या है? दुर्वस्था। और अशुद्ध वर्तनी क्या है? दुरावस्था। ठीक है, दुरावस्था ये बहुत प्रयोग में है लेकिन ये अशुद्ध है। दुरावस्था ऐसे बनेगा जैसे दुर, ध्यान रखेंगे, दुर धन अवस्था। दुर माने बुरी, अवस्था माने अवस्था, और जब ये अ इसमें आ जाएगा तो इसका हलंत हट जाएगा और ये बनेगा दुर्वस्था। ठीक है, इस तरह से बना है दुर्वस्था शुद्ध वर्तनी। ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है दुरावस्था। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? कमेंट करते चलिए, पता है कि नहीं। ठीक, अगला है आपका, परीक्षाओं में आया है, ये तो शानदार बहुत सरल भी है लेकिन परीक्षा में आया है इसलिए हम आपको यहाँ नोट कराए दे रहे हैं। कालिदास शुद्ध है। कालिदास यदि आप लिखते हैं, जहाँ जहाँ लिखने की अशुद्धियाँ हैं, जैसे जैसे आप लोग यदि ए और ई की मात्रा में, ए और ई की मात्रा में परिवर्तन कर देते हो, ओ और ऊ की मात्रा में परिवर्तन कर देते हो, तो ये अशुद्धि का बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, कालिदास नहीं होता है, क्या होता है? कालिदास। ठीक, एक कहते हैं कि गुरु या ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए, तो अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान। ठीक है, शुद्ध वर्तनी है, अंतर्ध्यान नहीं होता है। 16 हो गए। अगला देखते हैं 17वां। 17वां देखो, शीघ्रता से हम देखे ले रहे हैं। 17वां आपकी शुद्ध वर्तनी एक आता है शमशान। शमशान, ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है। इसके अलावा यदि किसी भी रूप में मिले तो वो अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सुषुप्ति। सुषुप्ति ये शुद्ध वर्तनी है। इसके अलावा कोई रूप मिलता है तो वो हमेशा अशुद्ध में जाएगा। ठीक है, आनुषंगिक परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। आनुषंगिक एकदम कलेक्शन नंबर 1 है। परीक्षा आप जहाँ भी देखोगे, आपको पुराने पेपर उठा के देखोगे, सीधा सीधा प्रश्न मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही क्या है अगला? आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक, ये कैलाश,
कैलाश, इस तरह से आप शुद्ध मानेंगे कैलाश को। ठीक है, ये सब शुद्ध वर्तनी ही हम आपको बता रहे हैं। 21वां चिन्ह बहुत पूछा जाता है। चिन्ह यहाँ पे हलंत लगा दो या ऐसे लिख दो, हमें न लगा दो। ठीक है, और इसका अशुद्ध प्रचलन जो ज़्यादा है वो है चिन्ह, ये अशुद्ध प्रचलन है। ठीक है, चलिए 21 हो गए। 22वां शुद्ध वर्तनी देखते हैं हम। उत्श्रृंखल, श्रृंखल, ये कौन होता है? नियमों का पालन न करने वाला। ठीक है, उसे कहते हैं उत्श्रृंखल। चलिए अब देखते हैं 23वीं शुद्ध वर्तनी। इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ी चर्चा करेंगे व्याकरणिक रूप से। पहले जो मुख्य हैं आप उन्हें समझ लीजिए। ठीक है, ब्रज हमने आपको ब्रज भाषा पढ़ाई थी तब बता दी थी ये शुद्ध है। और इसके अलावा यदि कहीं आप ब्रज ऐसा लिखा पाते हैं, कैसा, इस तरह का, तो ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, रि की मात्रा नहीं आएगी, ब्रज है, ब्रिज नहीं। ठीक, 24वां देखते हैं शुद्ध वर्तनी में। अनधिकार, क्या है ये? अनधिकार। ठीक, और प्रचलन में क्या है इसका? अनाधिकार। प्रचलन में क्या है इसका? अनाधिकार। ये जो अनाधिकार है ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक, इससे हम प्रचलन में ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। कोशिश की जाए कि शुद्ध वर्तनी ही लिखी जाए, कोशिश ये हो कि शुद्ध वर्तनी ही लिखी जाए। अक्षौहिणी, ये है अक्षौहिणी। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अक्षौहिणी एक सेना की माप होती थी, और जो सेना की माप होती थी उसमें कितने 1,29,350 पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, कितने सैनिक होते थे? पैदल सैनिक कितने होते थे अक्षौहिणी में? चलिए, पैदल सैनिक होते थे 1,29,350, इतने पैदल सैनिक होते थे अक्षौहिणी की माप में। ठीक, पैदल सैनिक। और घोड़े कितने होते थे? 65,610 घोड़े होते थे। ठीक है, घोड़े इस सेना में। उसके अलावा रथ कितने होते थे? 31,870 रथ होते थे। 870 रथ होते थे। ठीक है, और क्या होता था? 11,870 हाथी। 11,870 हाथी। ठीक, इन सब पे सवारी भी होती थी, हाथियों पे, घोड़े पे, रथ पे। ठीक है, तो ये सब मिला के कितने हुए? 2,38,700। 2,38,700 कुल संख्या। ठीक, अब ये ध्यान रखें, ये संख्या अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलेगी। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी की किताब से हमने ये आपको बता दिया है। ठीक, अब जो आपका महाभारत का युद्ध हुआ था वो 18 अक्षौहिणी सेना थी उसमें। अब इसमें 18 का गुणा कर दो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सीधे सीधे हम 2 में लाख 18 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, और इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 40-50 लाख हो जाएगा, लगभग 2.5 लाख माने इसमें। तो ये संख्या हुई 40 लाख 50 लाख। इतने सैनिक और घोड़े और ये सब मारे गए थे उस युद्ध में। ठीक है, महाभारत के युद्ध में कितने हुए? 25। चलिए अगला चलते हैं। ठीक, अक्षौहिणी आप समझ गए। अब है सदृश, 26। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है, सदृश। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में पूछी गई है, बार बार पूछी जाती है। और यदि सादृश्य लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सादृश्य। ठीक, और होता क्या है कि इस सदृश को ऐसा लिख दिया जाता है, इस सदृश को कैसा लिख दिया जाता है? सदृश्य। ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक, या आपने ऐसा लिख दिया सादृश्य, तो ये अशुद्ध हो जाएगी। ठीक, अब
चलते हैं अगला 28वीं। ठीक है, चलो 28वीं देखो, कुमुदिनी। क्या है? कुमुदिनी। पीजीटी 2009 में आई थी कुमुदिनी। और भी बहुत आती है, हम आपको परीक्षा वाइज बताएं तो टाइम लगेगा। ठीक है, कई परीक्षाओं में आई हुई है। शुद्ध वर्तनी है। स्त्रीलिंग आता है तो अधिकांशतः एक ही मात्रा आती है। ऐसे ही सरोजिनी, सरोजनी कर दोगे तो अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ आती है एक ही मात्रा। ठीक है, ठीक। ऐसे ही अगला है अक्षुण्ड। अक्षुण्ड बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उच्चारण भी लोग इसका गलत करते हैं और लेखन भी। ये कितनी हो गई? 30। अब देखो 31 गुरु। ठीक, 32 साधु, साधु नहीं। ठीक है, ये साधु होता है और साधु नहीं होता है। ठीक है, बेटा गिर जाओगे। उसके बाद देखो अगला है भागीरथी। अगला क्या है? भागीरथी। 33वां। उधर चला जाओ बच्चा, उधर गाड़ी चला जाओ। ले उधर चलाओ, उधर चलाओ। वीडियो बना रहे हैं पापा, गाड़ी उधर ले जाओ। ठीक है, 33वीं देखो अगली वाल्मीकि। परीक्षा में बहुत पूछी गई है। वह बनेगा, वह नहीं बनेगा। ठीक। 34वां देखो हिरण्यकशिप। बहुत पूछी जाती है, सीधे सीधे हिरण्यकशिप। ठीक है, शुद्ध वर्तनी है। उच्चारण इसका बहुत गलत होता है। 35वां देखो कृशांगी। क्या होगा? कृशांगी। कृशांगी कृष्णधन अंगी। कृष्णधन अंगी से बनेगा। कृष्ण का मतलब दुबले पतले, अंगी माने अंगों वाली। जो पतले अंगों वाली हो, दुबली हो, उसे कहते हैं कृशांगी। ठीक है, लेकिन प्रचलन में बहुत है कृशांगिनी। कृशांगिनी ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रचलन में क्या शुद्ध क्या है? कृशांगिनी। इसके बाद अगला है, उधर चला लो गाड़ी अपनी, यही चला लो नीचे। ठीक है, चला लो गाड़ी। ये शुश्रूषा। 36वां देखो, 36वां शुश्रूषा। ये क्या होता है? जब आप दीन दुखियों की सेवा करते हो तो उसे शुश्रूषा कहते हैं। ठीक है, और माता पिता गुरुजनों की करते हो तो उसे सेवा कहते हैं। सेवा और शुश्रूषा में अंतर समझ लो। ये माता पिता और गुरुओं की होती है, ये दीन दुखी और बीमार रोगियों की होती है। ठीक है, शुश्रूषा। मूर्धन्य 36 हो गए। 37वां देखो, ये है 37वां मूर्धन्य। ठीक, इस तरह से शुद्ध वर्तनी है मूर्धन्य की। अहर्निश। अहर्निश ऐसी लिखी जाएगी। अहर्निश हमेशा, अहर्निश का मतलब होता है दिन और रात। अहन, अहन माने दिन, निश माने रात। ठीक, अहर्निश के बाद ज्योत्सना। 39वां ज्योत्सना शुद्ध वर्तनी इस तरह से होगी। ठीक, बहुत आती है ये। उसके बाद परीक्षाओं में तो हस्तक्षेप भी आया है। ये है हस्तक्षेप। ठीक है, शुद्ध वर्तनी में आता है ये। ठीक, अब देखो खारी। ये विशेष, विशेष देखो विशेष।
विशेष, ठीक है। क्लास बड़ी होगी, विशेष देख लो। खारी, जापानी, ठीक, खारी, जापानी और सुनहरी, सुनहरी, ठीक। मुख्यतः ये ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, होने चाहिए, ठीक है। सुनहरी विशेषण है ये, सुनहरी क्या है, विशेषण है। और ये सुनहरी शब्द कभी भी ये सुनहरी शब्द सुनहरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह देते हैं देखो कितना सुनहरा रंग है फसल का या किसी भी चीज़ का, और सुनहरे ये भी नहीं होने चाहिए। कहते हैं देखो उसके बाल कितने सुनहरे हैं, उसके बाल बहुत सुनहरे हो गए हैं, ये अशुद्ध है। सुनहरी सुनहरी ही रहेगा हमेशा, सुनहरी में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, सुनहरी में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। जब भी प्रयुक्त होगा तब यही होगा, ठीक है, सुनहरी। ऐसे ही खारी, क्या देते हैं, खारा, ये खारी है, तो खारी का प्रयोग खारी रहना चाहिए, ठीक, खारी का प्रयोग खारी रहना चाहिए। और इसका प्रयोग खारा, खारा और खारे, ठीक है, लिखा मिलता है पुस्तकों में, खारे जल, खारा जल, खारा पानी, ये अशुद्ध प्रयोग माना जाए और शुद्ध प्रयोग खारी ही माना जाए, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों शब्द आए हैं इस तरह से, जैसे जापानी, मूल शब्द जैसे जापानी है, जापानी का कभी जापाना नहीं होता, कभी देखा है जापाना या जापाने, ये नहीं होता, जापाने। जैसे ये दोनों अशुद्ध रूप होते हैं, ऐसे ही ये भी दोनों अशुद्ध हैं ऊपर नीचे के। तो ये जापानी और ये, ठीक है, ये हुई मुख्य बात। चलिए विशेष, अब हम बात करते हैं विशेष। विशेष में फिर से विशेष पे बात करते हैं, ठीक है। विशेष स्पेशल, हो सकता है आपको ये टॉपिक ऐसा लगे, हो सकता है कि आपको ये टॉपिक ऐसा लगे कि हम तो इसे जानते हैं तो हम क्यों पढ़ें, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ न कुछ नया मिलेगा आपको। एक प्रत्यय से संबंधित वर्तनी, एक प्रत्यय से संबंधित वर्तनी, ठीक है, एक प्रत्यय से संबंधित वर्तनी, ठीक है, बहुत आती है ये परीक्षाओं में, सीधे सीधे। एक प्रत्यय जब लगता है तो एक प्रत्यय हमेशा, एक प्रत्यय क्या करता है, दीर्घ करता है, एक प्रत्यय क्या करता है, दीर्घ करता है। तो अब इस एक प्रत्यय से बनी हुई वर्तनी को हम अच्छे से समझ लें, क्या क्या है। देखो, यदि अ के साथ एक लगेगा तो अ का क्या होगा, आ होगा, ये नियम ध्यान रख लेना। अ के साथ एक लगेगा तो आ होगा, आ के साथ एक लगेगा तो भी आ होगा, ठीक। ए और ए के साथ एक लगेगा तो ऐ होगा, ठीक। ओ, ऊ और ओ के साथ यदि एक लगेगा तो औ होगा, ठीक है। पहले इतनी हम बात करे ले रहे हैं, जैसे सीधे सीधे हम चलते हैं उदाहरणों पर जो परीक्षा में आ सकते हैं या जो आते हैं। जैसे एक परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि अध्यात्म, देखो अब हम यहाँ देखो, ये है अध्यात्म, ठीक है, ये है शुद्ध वर्तनी, इसको भी शुद्ध वर्तनी में कई बार पूछा गया है। और आध्यात्म पूछा गया है, आध्यात्म, लेकिन शुद्ध वर्तनी ये है जब इसमें एक प्रत्यय लगेगा, ये अपने आप में शुद्ध है,
और एक प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, ठीक। अर्थात ये है शुद्ध वर्तनी। और अशुद्ध में क्या होता है ये भी हम आपको बता दें, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अशुद्ध में पूछा जाता है आध्यात्मिक, ठीक है। आध्यात्मिक पूछ लिया जाए तो ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक। ये है शुद्ध। और ये आध्यात्म पूछ लिया जाए तो ये भी क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, ठीक। तो ये अशुद्ध वाली हमने ये लिखी है और ये है शुद्ध। अब ऐसे ही कोई भी शब्द होगा जिसमें एक प्रत्यय लगेगा, मान लीजिए यहाँ लिखा है समाज, ठीक है। तो समाज में एक प्रत्यय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय लगता है तो ये पहला वाला गुण होता है, ये दीर्घ होता है। यहाँ से मतलब नहीं, यहाँ एक लगेगा तो ये होगा, क्या बनेगा, सामाजिक। क्या बनेगा, सामाजिक, ठीक। अब ये देखो इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत आया है, ये परीक्षाओं में बहुत आया है। कौन सा, ये व्यवहार। ये क्या है आपके सामने, व्यवहार। और व्यवहार में एक प्रत्यय लगेगा तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। व्यावहारिक, शुद्ध क्या होगा, व्यावहारिक। ये शुद्ध वर्तनी होगी व्यावहारिक की, ठीक है। और प्रयोग में क्या है, व्यवहारिक। व्यवहारिक बहुत अधिक प्रयोग में है तो ये अशुद्ध है, ठीक। व्यावहारिक अशुद्ध है। ऐसे ही प्रयोग में है प्रामाणिक, ठीक है। प्रमाण में एक प्रत्यय लगेगा तो ये बनता है प्रामाणिक। प्रामाणिक, क्या बनता है, प्रामाणिक, ठीक है। तो अधिकांशतः देखा गया है कि प्रमाणिक लिखते हैं, पुस्तकों में भी आपको प्रमाणिक मिलता है, ठीक है। तो ये अशुद्ध वर्तनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रयोग करें उच्चारण में या लेखन में प्रामाणिक ही करें, ठीक। अगला देखते हैं, चलो। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण है, ये है चमत्कार शब्द। चमत्कार शब्द है, जब इसमें एक प्रत्यय लगेगा तो एक प्रत्यय पर यहाँ दीर्घ होता है, एक लगेगा अ का आ होगा तो क्या बन जाएगा, चामत्कारिक। चामत्कारिक, क्या होगा, चामत्कारिक। ये है शुद्ध वर्तनी। चामत्कारिक ये है 100% शुद्ध। और प्रचलन में क्या है इसका, प्रचलन में क्या है, चमत्कारिक। चमत्कारिक घटना हुई, ठीक है। चमत्कारिक घटना हुई, ये प्रचलन में है, ये गलत है, ठीक है। बहुत बड़ा, ये देखो हमने चारों तरफ से गलत कर दिया, ये चमत्कारिक गलत है, ठीक है। क्या होना चाहिए, चामत्कारिक, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अंग में एक लगेगा तो आंगिक, अंचल में एक लगेगा तो आंचलिक, अंतर में लगेगा तो आंतरिक, अत्यंत में लगेगा तो आत्यंतिक, ठीक है। अत्यंत वाला देख लो, अत्यंत में लगेगा, अत्यंत में लगेगा एक प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, आ पर दीर्घ हो जाएगा, आत्यंतिक, ठीक है। आत्यंतिक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे अत्यंत का, ठीक। अगला चरित्र में लगता है तो चारित्रिक, तंत्र में लगेगा तो तांत्रिक, परंपरा में लगेगा तो पारंपरिक, परलोक में लगेगा तो पारलौकिक, ठीक। परमार्थ में लगेगा तो पारमार्थिक, यदृच्छा में लगेगा तो यादृच्छिक, पशु में लगेगा तो पाशुरिक। पशु में एक प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा, ठीक है। इसमें दूसरा नियम और काम करेगा। अब हम यहाँ पर आपको कौन से वाले, इतिहास में एक लगेगा तो ऐतिहासिक। इतिहास में एक लगेगा, जैसे इतिहास है, इतिहास तो एक प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, एक के स्थान पर क्या बताया, आई, तो ऐतिहासिक, ठीक है। ऐसे बनता है ऐतिहासिक शुद्ध वर्तनी, ठीक। एक में
एक प्रत्यय से क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक, ऐसे ही दिन में लगेगा तो दैनिक। दिन में देखो ए है दिन, और ए में एक लग जाएगा तो आई हो जाएगा, आई। ए का क्या बनता है, आई, तो क्या हो जाएगा, दैनिक। ठीक, ये आप आई वाला उदाहरण हो गया। आई वाले भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे व्यक्ति में लगेगा तो वैयक्तिक, शिक्षण में लगेगा तो शैक्षणिक। ठीक है, तो ये आपकी क्लास लगभग पूरी होने वाली है। ठीक है, ऐसे ही अतिथि में लगेगा तो आतिथ्य। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये शुद्ध वर्तनी से संबंधित एक छोटी सी क्लास और एक महत्वपूर्ण सी क्लास आपको मिली। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, राधे राधे बोलते रहें। ठीक है, जय हिंदी, जय भारत। आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार, आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट, बहुत लंबे लंबे कमेंट, दिल खुश हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए। बस एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, हमारे परिश्रम के लिए, हमारी मेहनत के लिए, हमारे द्वारा आपको दिया जा रहा सहयोग उसके लिए। ठीक है।